हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास के अंदर। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार, जानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे शैक्षिक परिदृश्य, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला टॉपिक, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक यही है, जो आप सभी लोगों के दिमाग को है ना, वो इधर-उधर घुमा के रखता है। शैक्षिक परिदृश्य क्या पढ़ना होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, तमाम सारी बातें इसमें होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इसके तहत क्या-क्या पढ़ना है। चलिए, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो पिछली बार थर्ड ग्रेड रीट मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज हम देखेंगे सभी प्रश्नों को, जिसमें आपके एग्जाम में पूछे गए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न अब की बार बनने की संभावना रहेगी। सारी बातें करेंगे। चलिए, और राजस्थान जीके पीवाईक्यू सीरीज हमने चला रखी है, तो नहीं देखी है तो सारी क्लासें देखिएगा टाइम टू टाइम। डेली आपको शाम को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, जुड़ना ना भूलें। बिल्कुल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पूरी क्लास, पूरे प्रश्न देखिएगा। मैं ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करूंगा, सीधा प्रश्न बताऊंगा और उसका उत्तर बताऊंगा। ज़्यादा विस्तार से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ने का विचार कर रहे हैं, तो पूरा पढ़ेंगे तब डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। ये आपके शुरुआत प्रश्न, जैसे आपके इस स्लाइड में प्रश्न वैसे ही हैं जैसे आपके एग्जाम की शिफ्ट थी। पहले पहली शिफ्ट के लेवल 1 के प्रश्न है, फिर साइंस के, फिर एसएसटी के, ऐसे क्रम वाइज ऐसा ही इसमें प्रश्न डाले गए और शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही। तो लगभग लगभग 5 प्रश्न हर शिफ्ट से पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों देखें कि ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है, यानी कि उनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो वैसे मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये आरटी 2009 वाले अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अगर वो किसी ने ध्यान से पढ़ रखा है तो इसका उत्तर है वो आसानी से दे सकता था। ठीक है, आप में से कितने लोगों का ये उत्तर सही हो रहा है, जरूर बताइए। तो ये आपके अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह के अंदर इसको रखा गया था और यही उत्तर यहाँ पर हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो ये आपके समग्र शिक्षा अभियान, यानी कि ये आपके जो शिक्षा विभाग है उसके एक कंबाइंड कर दिया गया और फिर समग्र शिक्षा अभियान लाया गया, जिसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन और आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सब को कंबाइंड करके एक लाया गया समग्र शिक्षा अभियान। तो इसके तहत यहाँ पर जो हायरार्की होती है उससे संबंधित प्रश्न है। खंड की अगर बात करें तो खंड का मतलब होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या जैसे एजुकेशन में बात करें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, तो वो था आपके सीबीओ, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, तो अभी आपको अंदाज हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, कहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे। तो इस प्रकार इस बार भी वहां से ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो आलोक राजू स्वयं कहते हैं कि पिछले पेपरों को पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो उससे क्या संदेश क्या मिलता है? उससे संदेश यही मिलता है कि पिछले प्रश्नों से आपके उसी अकॉर्डिंग पेपर बनता है। तीसरा प्रश्न देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य, यानी कि विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एसएमसी, उसका पूछा जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन समिति किससे प्रश्न हुआ? एसएमसी से प्रश्न है ये। एसएमसी से प्रश्न पूछा गया, कितने सदस्य हैं वो माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? कम से कम। तो कम से कम यहाँ पर 3/4 सदस्य, डी ऑप्शन होगा, 3/4 सदस्य है वो आपके क्या होना चाहिए? माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं? राजस्थान आरटी पूछा है, यहाँ पर 2009 वाला नहीं पूछा है। आरटी अधिनियम 2009 का नहीं पूछा है। राजस्थान आरटी मतलब आरटी अधिनियम कौन सा? 2011 का पूछा है।
तो 2011 के अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर आपके कितने इसमें अध्याय कितने हैं या कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग आपके 10 हैं और अध्याय धाराएं कितनी है, 29 हैं। 10 भाग और 29 धाराएं इसके अंदर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये उसके समय सीएम कौन थे, तो अशोक गहलोत जी थे। तो देखो अभी तक आरटी के प्रश्न ज्यादा आए ना, एसएमसी और आरटी के प्रश्न आए अभी तक हमारे सामने। आगे देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, फिर आरटी का प्रश्न है। आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, 5वां प्रश्न है। और ये देखिए यहाँ पर बात करें तो किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है ये आरटी 2000 नियम, तो आपको पता है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ष को कम यहाँ पर शामिल किया जाता है। ऐसे 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को यहाँ पर शामिल किया जाता है। इसके साथ आपको ध्यान में रखना, जो कोई दिव्यांग बालक अगर होता है ना, दिव्यांग बालक, तो दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष है उम्र है, 6 से 18 वर्ष है दिव्यांग के लिए, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, अगर एक उच्च प्राथमिक, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या करें, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी हैं, कुल कितने, 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। तो अगर बात करें तो यहाँ पर 130 विद्यार्थी है तो कुल पद पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर टीचर भी शामिल है, टीचर्स प्लस एचएम दोनों को मिलाकर कितने पद होंगे ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 5 पद होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अभी तक देख लो किससे प्रश्न हुए, आरटी से पूछे गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई। मैंने पिछली क्लास में बताया, वीडियो छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था मैं को क्या पढ़ना है। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ये किसके सिफारिश से यूजीसी की स्थापना हुई है ये पूछा गया। तो समितियां, जिस किसी से संबंधित समिति है तो वो पता होनी चाहिए आपको। जैसे आपसे पूछ ले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो इससे संबंधित समिति कौन सी है, तो कस्तूरी रंगन समिति, के कस्तूरी रंगन है ना, के कस्तूरी रंगन समिति आपको ध्यान रखना है, के कस्तूरी रंगन समिति। एक आपको और ध्यान रखना है, टीएसआर समिति, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक हमारे पढ़ने में और आता है कोठारी आयोग, कौन सा आता है, कोठारी आयोग। ठीक है, तो एक आता मुदालियर आयोग। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये किस किस से संबंधित हैं, तो ये पता होनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना है किसकी सिफारिश पर की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देख लो प्रश्न अभी तक कहां से आए हैं। प्राथमिक स्तर पर आरटी, फिर से आ गया आरटी, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 के द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। 8वां प्रश्न है, छात्र शिक्षक अनुपात क्या बताया गया आरटी के अंदर, ये आपको बताना है। तो आरटी के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात बताएगा 30:1, ये आपको ध्यान में रखना है, 30:1। ठीक है, आगे बढ़े। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, अब देखो 8 प्रश्न थे, वो तो लेवल 1 के फर्स्ट शिफ्ट के थे, अब लेवल 2 शुरू हो जाता है यहाँ से 9वें प्रश्न से। तो कौन से आपके विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है, यानी कि बच्चे को जो एडमिशन दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि बच्चे को आयु के अकॉर्डिंग है एडमिशन दिया जाता है, जितनी उसकी आयु है उसी के अकॉर्डिंग उस कक्षा में एडमिशन दिया जाता है। और ये हमारा आरटी अधिनियम 2009 की धारा 4 में लिखा हुआ है, आयु के अनुसार प्रवेश। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों का नामांकन का सत्यापन कौन करेगा। बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है, तो यहाँ पर अगर बात करें प्राचार्य करता है क्या, नहीं। शिक्षा मंत्री, इतना कहाँ टाइम है। विद्यालय के हेडमास्टर कैसे सत्यापन करेगा अपने विद्यालय का। तो प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति के लिए जो आरटी के तहत फीस मिलती है स्कूलों को, उससे पहले आपके बच्चों के नामांकन का वेरिफिकेशन होता है।
आपने देखा होगा दल गठित किए जाते हैं, फिर वो दल स्कूलों में वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, बीओ कहते हैं इसको, और ये बीओ है, ये इसका सत्यापन करवाता है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाएगी? स्थानीय प्राधिकरण को नहीं, प्राचार्य को भी नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी को भी नहीं। यहाँ पर सीधा लिख दिया है सीधे। सीधे मतलब कहाँ पहुंचेगी? स्कूल में पहुंचेगी, क्योंकि पढ़ाई कौन करवाता है? स्कूल करवाता है, तो स्कूल को ही होगी। ठीक है, ध्यान रखें। ये भी किससे? देखो आरटी से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं और सेवा शर्तें किस धारा में? धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो धाराएं आपको याद करनी पड़ेगी कि आरटी की धारा कौन सी धारा में है। वो आपके अध्यापकों की योग्यताएं, अर्हताएं और सेवा शर्तों की बात की गई है, तो धारा 23 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा 23 की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, मैंने यही बताया कि संस्थाएं पढ़ो तो क्या पढ़ना है कि उनकी स्थापना कब हुई, किसकी सिफारिश पर हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, उनका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ था, और किस कारण ट्रांसफर हुआ। बस ये चीजें पढ़नी है। तो इसमें हो जाएगा 1991। ठीक है ना। आप है ना राजस्थान जीके की जो PYQ क्लासेस चल रही हैं वो जरूर देखें, जरूर जरूर देखें, जरूर जरूर देखें। बहुत कुछ वहां पर आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछ ली? फुल फॉर्म पूछ ली। तो फुल फॉर्म ये सब कुछ मैंने बताया पिछले छोटे से वीडियो के अंदर कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रश्न है। तो पहले ई का मतलब है एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक, फिर है चाइल्डहुड, फिर आपके सी का मतलब है केयर, ई का मतलब है एजुकेशन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, केयर मतलब देखभाल, और शिक्षा मतलब एजुकेशन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखें। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट, ये नवाचार वाले प्रोग्राम से आ गया। कब प्रारंभ किया गया था? सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट है वो कब आरंभ हुआ था ये आपको बताना। तो 1961 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक, आगे देखो, आरटी अधिनियम 2016 प्रश्न है। अभी तक आरटी आरटी आ रहा है सब कुछ। 16 में से हाईएस्ट मानो तो 2 या 3 प्रश्न है वो अदर है, बाकी सब आरटी से प्रश्न आ रहे हैं। आरटी के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? भाई कितने दिन, कितने तो कार्य दिवस होंगे और कितने घंटे वहां पर पढ़ाई होगी, ये आपको बताना है। कार्य दिवस और शिक्षण घंटे 1 से 5 और फिर होता है 6 से 8। ठीक है, तो 1 से 5 कार्य दिवस 200 होते हैं और 6 से 8 कार्य दिवस 220 होते हैं। इनमें घंटे होते हैं 800 और 6 से 8 में घंटे होते हैं 1000। ठीक है, 800 घंटे और इनके 1000 घंटे ये न्यूनतम है। तो 200 और 800, 200 कार्य दिवस 800 घंटे, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इधर तो लिखे मैंने कार्य दिवस और इधर लिखे घंटे, समय। अगला देखो 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किस शिक्षा किस सूची का विषय है? अभी किस सूची का विषय है? तो ये तो भाई सिलेबस अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा किस सूची का विषय है। सामान्य प्रश्न पूछा है यहाँ पर, कोई मतलब वो सिलेबस में बाहर वाला वैसा कुछ नहीं है। तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया इसमें और समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। मिशन बुनियाद 18वां प्रश्न है, मिशन बुनियाद कब आरंभ हुआ? मिशन बुनियाद है 5 सितंबर 2022 को आरंभ हुआ। वो उस समय लेटेस्ट ही था क्योंकि 2023 में एग्जाम हो गया था, तो 22 का पूछ लिया गया। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना, लेटेस्ट है
तो जरूर याद रखें, कम से कम 6 से 8 माह का करंट अफेयर पढ़ लें तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स के अंदर जो भी योजनाएं आएगी, जो भी आपके खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक भी हो जाएगा, आपके उद्योग सारे योजना वगैरह सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो करंट अफेयर ध्यान से पढ़ेगा उसका सब कवर होगा। डाइट का पूरा नाम क्या? 19वां प्रश्न है, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम पूछा है, डाइट का पूरा नाम पूछा है, ये डाइट होता है। डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जिला, आई का तो इंस्टीट्यूट यानी संस्थान हो गया, संस्थान तो सबके पीछे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जिला जिला सब में आ रहा है। फिर क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों होगा। तो शिक्षण और प्रशिक्षण एक ही ऑप्शन में है, जो कि है डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे भी इसको सही कर सकते हैं। अगला देखो, आरटीई की धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 पूछा है, तो धारा 19 की बात करें तो धारा 19 क्या कहती है यहां पर? धारा 19 नहीं, यहां पर धारा 14 करना है इसको। क्या करना? धारा 14 करना। तो इसमें क्या पूछा गया था? तो किसी बालक का आयु का सबूत नहीं हो तो भी उसको क्या है, विद्यालय में एडमिशन से नहीं रोका जा सकता, ऐसा इसमें कहा गया है, ध्यान रखना। 21वां प्रश्न है, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या है? पब्लिक स्कूल से क्या मतलब है? तो आवासीय विद्यालय होना चाहिए, सुविधा युक्त होना चाहिए, किशोरों के व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। तो ये सभी विशेषताएं उस आवासीय पब्लिक स्कूल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, वैसे ये भी आरटी से ही है। अगला देखो, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? अधिगम सामग्री कौन उपलब्ध करवाए? आरटी 2009 में लिखा हुआ है कि जो अधिगम सामग्री है, यानी कि पढ़ने लिखने की जो चीजें चाहिए, वो कौन ला के देगा, कौन उपलब्ध कराएगा? तो ये दायित्व होता है राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का होता है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, कौन सी, किसके नाम से चल रही है स्कूटी योजना? आप सब जानते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से योजना चल रही है। आपको पता होगा, ये हिंदी वाले पेपर में आया था, जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक, अगला 24वां प्रश्न देखो। 24वां प्रश्न कह रहा है, 25% आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित? अब 25% सीटें आरक्षित है निजी विद्यालय में आरटी के तहत, उसमें से भी कितनी सीटें हैं जो असुविधाग्रस्त समूह के लिए है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एससी या फिर एसटी की बात करें तो इनके लिए 9% है, और अदर जो है ना, असुविधाग्रस्त समूह, उनके लिए 16% आरक्षित है। टोटल कितनी हुई? 25% हुई। तो 25% में 16% असुविधाग्रस्त के लिए है और 9% है वो SC ST के लिए है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 के स्थान पर किस पैटर्न को अपनाया गया है? बताओ, किस पैटर्न को अपनाया गया? फटाफट से कमेंट करो। तो यहां पर कौन सा पैटर्न था? 5+3+3+4, यानी कि आपके 5 साल फाउंडेशन के होंगे। ठीक है, 5 साल क्या होंगे? फाउंडेशन के होंगे। फिर 3 साल
प्री प्राइमरी, या फिर अपन इसको कह सकते हैं प्री प्राइमरी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, या प्राइमरी कह दो, या ये तैयारी के होंगे प्रीपरेटरी। ठीक है, फिर 3 साल मिडिल के होंगे और फिर 4 साल है वो सेकेंडरी के होंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को अपनाया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखो, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आयोग मैंने बताया, मुदालिर आयोग है, कोठारी आयोग है, ये सारी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसको? दातार सिंह। किसको माना गया? दातार सिंह कोठारी आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 27वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम किससे रखा गया है? तो आपको पता है कि प्राइमरी एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए? लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा या मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 28वां प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सीबीएसई है, इसकी स्थापना कब की गई? अब देखो ये केंद्र की है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केंद्र में है तो राजस्थान में इनके स्कूल नहीं है, स्कूल है ही। तो इसका भी पूछा गया यहाँ पर, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई, ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा किसको माना गया? क्या 1 से 5 माना गया? क्या 1 से 8 माना गया? प्रारंभिक शिक्षा किसको माना जाता है? तो प्रारंभिक शिक्षा माना जाता है 1 से 8 को। ठीक है, प्रारंभिक के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों आते हैं प्रारंभिक में। ठीक है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग कौन है? अब ये संस्कृत वाले पेपर में आए, संस्कृत वाले पेपर में पूछे गए प्रश्न शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग, बालिका संबल योजना की बात करें तो स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान रखना कि इसमें आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। कौन सा है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, बालिका संबल योजना स्कूलों में चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका शिक्षा विभाग है, इसका नोडल विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, ध्यान रखें। अगला देखिए, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने, उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु शुरू की गई थी? 31वां प्रश्न देखो, क्लिक योजना 6 से 12 नहीं है, 4 से 12 कोई मतलब नहीं, 1 से 10 वालों को ही सिखाने से कोई मतलब नहीं है, पहली से 5वीं नहीं सीख पाएंगे। किसको सिखाएं? 6 से 10 वालों को सिखाएं। 6 से 10 कक्षा 10 6 से 10 के लिए थी क्लिक योजना। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए, यानी कि क्या इसमें ऐसे भरें कि हर 3 महीने में हर 3 सभाएं होनी चाहिए? हर महीने में, यहां पर एक शब्द छूट गया है, महीने में। ठीक है, तो कम से कम एक सभा, कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। किससे आ रहा है? एसएमसी से आ रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन। कौन सा है? ज्ञान दर्शन है। शिक्षा दर्शन कह दो, ज्ञान दर्शन कह दो, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान दर्शन। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? एक महीने के अंदर कितनी बाल सभाएं होती है? तो एक महीने के अंदर 5 बाल सभाएं होती है। कितनी? 5 बाल सभाएं। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1986 वाली। 1986 वाली है वो दूसरी थी, और अभी है जो तीसरी।
लेटेस्ट। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 5 सितंबर 2022। देख लो 23 में शुरुआत में पेपर था, सितंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब लास्ट 6 मंथ का पढ़ लो तो खूब है। 5 सितंबर 2022 को, ठीक है। और मुख्यमंत्री शिक्षित, अब इसको चेंज कर दिया गया है, इसको मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी कर दिया गया है, ध्यान रखना। और ये आपके फ्लैगशिप योजना के अंदर भी है, पढ़ लेना अच्छे। वर्तमान 37वां प्रश्न है, राजस्थान RT नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? राजस्थान RT नियम पूछा जा रहा है, RT 2009 वाला नहीं है, किसका 2011 वाला पूछा जा रहा है, 2011 उत्तर होगा आप, ठीक है। 38वां प्रश्न देखो, राजस्थान RT नियम 2011 में कितने भाग हैं? 2011 वाले में कितने भाग हैं पूछा हुआ, पहले भी आया था, देखो रिपीट हुआ है प्रश्न, पहली शिफ्ट में आया था ये प्रश्न। तो इसमें हमने बात की थी 10 भाग 29 धाराएं हैं, तो 10 भाग डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 39वां प्रश्न देखो, RT अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? शिक्षक कौन सा कार्य नहीं करेगा, ये इंग्लिश वाले पेपर में पूछा गया था। तो शिक्षक है वो पल्स पोलियो अभियान में शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता, जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव कार्य वर्तमान में क्या चल रही है, SIR चल रही है, तो उसमें शिक्षकों को लगाया गया है, BLO बनाते हैं। आपदा राहत कार्य में लगाया जाता है, कोरोना में लगाया था आपने देखा होगा, लेकिन प्लस पोलियो अभियान में शिक्षकों को नहीं लगाया जाता। अब धारा 27 के अनुसार अब आंगनबाड़ी वाले वो करते हैं प्लस पोलियो। 40वां प्रश्न है, राजस्थान RT नियम 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक है? विद्यालय विकास योजना में कौन सी सूचनाएं होनी जरूरी है? तो SMC उसके तहत विद्यालय विकास की योजनाएं बनती है, आपने पढ़ा होगा। उसमें कौन सी सूचना सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है बैंक खाता, खातों खुलवायो, खाते की डिटेल होनी बहुत जरूरी है। 41वां है, प्रबंधन का पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने दिया? ये 5-7 परिभाषाएं हैं, 5-7 लोगों के नाम यहाँ पर आपको पढ़ने, ठीक है। पोस्ट कॉर्ब की बात करें तो ये 5-7 नाम जो यहाँ पर ऑप्शन में है, ये सारे नाम आपको पढ़ने हैं। हेनरी फ्योल ने क्या कहा, कौन सा दिया, ठीक है। लूथर गुलिक और उर्विक ने कौन सा दिया, तो ये सारी अब बात आपको करनी चाहिए, है ना। तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं सारी चीजें करवाने का प्रयास करूंगा कि किसने क्या कहा था, MCQ सीरीज लेकर आऊंगा अगर आप साथ में रहते हो। यहाँ पर सब हर एक जो वर्ण है इसका मतलब है, जैसे P का प्लानिंग है, O का ऑर्गेनाइजिंग है, S का स्टफिंग है। ये भी पूछा गया था कि S का मतलब क्या है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, 3rd ग्रेड की बात नहीं कर रहा, किसी दूसरे एग्जाम में था। S का मतलब क्या होता है? तो S का मतलब स्टफिंग होता है, D का मतलब डायरेक्शन, O का मतलब है कोऑर्डिनेशन, इसी प्रकार R का मतलब रिपोर्टिंग, B का मतलब बजटिंग, सारे एक एक का मतलब है। ये सूत्र था स्कूल मैनेजमेंट का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में बाल विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? विद्यालय और अध्यापकों की जो जिम्मेदारी है उसका वर्णन किस नियम में, किस धारा के अंदर है, किस अध्याय के अंदर है, ये पूछा जा रहा है। तो ये भैया अध्याय 4 के अंदर है। किसमें? अध्याय 4। पढ़ना कैसे? पहले अध्याय 1 को पढ़ो कि इसमें है क्या, फिर इसमें कौन कौन सी धाराएं आती ये पता करो, फिर ये देखो कि एक एक धारा क्या क्या कहती है, ठीक है ना। ऐसे एक साथ नहीं कि इसमें इतने अध्याय है इतनी धाराएं हैं, सारी धाराएं एक साथ ले ली कि ये पहली धारा ये 14वीं धारा, तो आपके वहां पर काम नहीं बनेगा। एक एक अध्याय की एक एक धारा को अलग अलग देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है, यानी कि किन क्लास को दूध पिलाया जाता है? तो सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाता है। बाल गोपाल योजना में आजकल आपने देखा होगा
की एक श्री अन्न योजना भी चल रही है और इसमें अलग अलग मात्रा है, 150 ml, 200 ml। फिर इसमें पाउडर वाला दूध आता है, स्किम्ड मिल्क फिर पिलाया जाता है। 44वां देखो, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उनका नाम क्या है? जो एजुकेशनल सैटेलाइट कौन सा है? तो एजुकेशनल सैटेलाइट देखते ही नाम पता चल जाता है कि क्या नाम होगा, एजुशेट। क्या नाम होगा, एजुशेट नाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके 44 प्रश्न जो पिछली बार 3rd ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। आपको इन प्रश्नों को देखकर क्या लगता है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।